हेलो नमस्कार, अनंत जी का जी इसमें आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत के जो राजवंश हैं उसमें पल्लव कल हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे चोल। कौन से वंश? चोल वंश। ये वो चोल वंश नहीं है, कौन सा, जो चेर चोल पांड में होता है, क्योंकि वो ईस्वी पूर्व की कहानी है और ये ईस्वी में कहानी है। ये लगभग 850 ईस्वी की कहानी है। तो चलते हैं चोल वंश की ओर। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के विध्वंस के बाद स्थापित हुआ। जब पल्लव खत्म हुए तब चोल वंश स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना विजयालय ने किया था। किसने किया था? विजयालय ने 850 ईस्वी में, जिसकी राजधानी तंजाई थी। तंजाई यानी तंजौर या फिर तंजावुर। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। इसने निशुंभ सूदनी मंदिर, जो देवी का मंदिर था, उसको बनवाया था। चोलों का जो स्वतंत्र राज्य था वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। किसने? आदित्य प्रथम ने। आदित्य प्रथम जो था वो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम, किसका? कोदंडराम की उपाधि धारण की और चोल वंश के प्रमुख राजा बने। कौन कौन? चोल वंश के प्रमुख राजा में परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग। इसमें आपको देखने को मिलेगा तकुल्लम का युद्ध। तकुल्लम का जो युद्ध हुआ वो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित कर दिया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य जो था वो मारा गया। तकुल्लम का युद्ध। अच्छा, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी भागकर। किसको? महिम पंचम को हराया, वहाँ से उसको भागना पड़ा था श्रीलंका से। राजराज प्रथम जो है श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया। श्रीलंका को जब जीता राजराज प्रथम ने तो नया प्रांत बनाया मुंडी चोल मंडलम, और पोलन रूबा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, जो शिव मंदिर है, उसको बनवाया था। चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। यह क्वेश्चन पूछता है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ, तो वो हुआ राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद, किसको? महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गांगेयकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक बनाया। नवीन जो राजधानी बनाया था गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण किया था, विशाल तालाब का। तो जो सबसे ज़्यादा विस्तार चोल साम्राज्य का किया था वो कौन किया था? राजेंद्र प्रथम। ये जो राजेंद्र प्रथम था इसने महिपाल को पराजित किया और उसके बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और जो नवीन राजधानी बनाया गंगईकोंड चोलपुरम, उसके निकट में चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है। अच्छा, चोल साम्राज्य में जो भूमि के प्रकार थे वो देखते हैं। चोल साम्राज्य में वेल्लन गवाई गैर ब्राह्मण किसान की भूमि थी। वेल्लन गवाई। ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को देय, उपहार में जो ब्राह्मणों को भूमि उपहार में दी जाती थी उसे ब्रह्मदेय कहते थे। साला भोग के मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी।
देवदान या तिरुनमठ डक्कनी, ये था मंदिर को उपहार में दी जाने वाली देवदान, मंदिर भगवान को, है ना। पल्लिन चंदनम यानी जैन संस्थानों को दी जानी भूमि। तो ये 5 प्रकार के भूमि थी जिसका जिक्र किया गया है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जो महमूद था गजनी का सुल्तान, वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का जो अंतिम राजा था वो राजेंद्र तृतीय था, है ना। कौन था जी? राजेंद्र तृतीय था अंतिम राजा। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम किसने सहायता किया था? मध्यस्थता। जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता किया था चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में। अच्छा, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करता रहा था। विक्रम चोल चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया था विक्रम चोल ने। उस समय अकाल था, उससे जो ग्रामीण जनता त्रस्त थी उससे भी ये लोग राजस्व वसूल करके चिदम्बरम मंदिर का विस्तार किया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। गोविंद राज किसका मूर्ति था? विष्णु जी का। उसको समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन बाद में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। तिरुपति के मंदिर में, ठीक है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को क्या कहते थे? निम्न को सेरुंदरम। उच्च लेखा जो उच्चाधिकारी थे उनको कहता था उड़न कूटम, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडल, मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु और नाडु को कुर्रम। देखिएगा, प्रांत को मंडलम, मंडलम को कोट्टम और कोट्टम नाडु में और नाडु कुर्रम में विभक्त था। ये 6 प्रांत था। नाडु की जो स्थानीय सभा थी उसे नाटुर कहते थे एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। बेल्लाल जाति के लोग जो थे वो नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था उनको। बेल्लाल जाति के लोग, उनमें से कई धनी भू राजस्व जो भूस्वामियों के चोल राजाओं के सम्मान में मुवेद वेलन जो था 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उसको मुवेद वेलन कहते थे। अरैयार भी उपाधि दिया गया है। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए थे इन लोगों के, मुवेद वेलन और अरैयार को। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जो विशेषता है वो चोल प्रशासन में दिखती है। उर जो था सर्वसाधारण लोगों की समिति था उर, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना उर कहलाता था। सर्वसाधारण लोगों की समिति उर। सभा या महासभा ये जो था अग्रहारों और ब्राह्मणों की समितियां थी, बस्तियां थी अग्रहारों और ब्राह्मणों की, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा कार्य को संचालित करती थी। किस नाम की समिति? वरियम नाम की समिति। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे, ये ध्यान में रखना है। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। अच्छा, चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था कर, है ना, भूमि कर। गांव में कार्य समिति की व्यवस्था के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। क्या कहते थे? मध्यस्थ। उत्तर में एक और अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता यानी क्या क्या थी भाई? सभा के सदस्यता के लिए क्या होना चाहिए था? तो इसके लिए इच्छुक लोगों को एक ऐसी भूमि का राजस्व होना चाहिए, भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। समझे? जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो उसका स्वामी होना चाहिए था। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए था।
फिर यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकते थे। वाह, ये था चोल काल का नियम कि क्या क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। आते हैं आगे, क्या है और जो है ना, तो ब्राह्मणों को जो कर मुक्त भूमि दान में दिया जाता था उसे चतुर्वेदी मंगलम कहते थे, एवं दान में दी गई जो भूमि थी उसे ब्रह्मदेयी कहते थे। यानी जो कर मुक्त भूमि ब्राह्मणों को दिया गया था उसे चतुर्वेदी मंगलम, और सिर्फ ऐसे ही भूमि जो दान में दे दिया जाता था उसे ब्रह्मदेयी कहते थे। चोल काल का सबसे संगठित जो अंग था वो था पदाती सेना, पैदल वाला। चोल काल में कलंजू, सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? कलंजू। तमिल कवियों में जयंगोदर जो हैं प्रसिद्ध कवि था, वो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। कौन? जयंगोदर। इसने कलिंग तुपर्णी की रचना की थी। कलिंग तुपर्णी की रचना किसने किया था? जयंगोदर, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था। कंबन और टुकट्टन और पुंगलेंदी, 3 आदमी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। सोचिए, कंबन और टुकट्टन और पुंगलेंदी, ये जो 3 व्यक्ति हैं इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, समझे। लेकिन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न, ध्यान दीजिएगा, कंबन, ओटुकट्टन, ओटुकुट्टन, पुंगलेंदी जो हैं ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं। लेकिन कन्नड़ साहित्य के जब त्रिरत्न की बात की जाए तो पंप पोन्नरन, कौन? पंप पोन्नरन, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। अच्छा, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। ये पर्सी ब्राउन कोई ब्रिटिश ये है, इसने बृहदेश्वर मंदिर को, जो विमान होता है, विमान यानी कि ऊपर सबसे ऊपर एक लगा हुआ होता है अति, उसको विमान कहते हैं, भारतीय वास्तुकला का निकष माना है इसको। अब पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है ना। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा को चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। यानी चोल जो है उसका कांसा का प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव, कौन? ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम। ईशान शिव जो पंडित हैं, शैव संत यानी कि शैव धर्म को अपनाने वाले ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। किसके थे? राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। अब है चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह चोल काल का वो था कावेरीपट्टनम। क्या था जी? कावेरीपट्टनम। ये 10वीं शताब्दी का था। बहुत बड़ा गांव एक जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था वो तनियर कहलाता था। क्या? तनियर। अच्छा, उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन करता है वो प्रांतक प्रथम काल के से संबंधित है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो है वो प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। चोल कालों की जो राजधानी का क्रम था वो था पहले उरैयर, उरैयर के बाद तंजौर, उसके बाद गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची। ये जो है चोलों की राजधानी का क्रम था। चोल काल में सड़कों की देखभाल के लिए बगान समिति थी। ये सब पॉइंट बाई पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि सड़कों की देखभाल के लिए चोल काल में कौन सी समिति कार्य करती थी, तो बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? देखिए, ध्यान में रखिएगा, धान। अगर किसी वस्तु किसी व्यक्ति को चाहिए था तो उसके बदले में उसको धान दिया जाता था, तब वो वस्तु उसे देता था। ठीक है। चोल काल के विशाल व्यापारी निम्न समूह थे, वलंजियार, उसके बाद नानादैसी, उसके बाद मणिग्रामम ये थे। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं, विष्णु के उपासक कहलाते हैं अलवार, व शिव के उपासक नयनार कहलाते हैं, है ना। विष्णु के अलवार और शिव के नयनार। ठीक है, चलते हैं, एक बार पॉइंट आपको हम समझा देते हैं, फिर अपना देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं चोल वंश। चोल वंश जो है पल्लवों के बाद चोलों की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना करवाया था विजयालय, है ना। राजधानी बनाया तंजौर। जो तंजौर का वास्तुकार था
जो तंजौर का वास्तुकार था वो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि जो है धारण किया और निशुम्भसुन्नी मंदिर बनाया। सबसे स्वतंत्र राज्य चोलों का जो स्थापित किया वो आदित्य प्रथम था, उसने कोदंड राम की उपाधि धारण किया था। ठीक है। उसके बाद हुआ तकोल्लम का युद्ध, इसमें राष्ट्रकूट नरेश तृतीय, कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम में हुआ, जिसमें इसका परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य है जो मारा गया। फिर उसके बाद हुआ कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा जो महिम पंचम था उसको पराजित किया। उसको भागकर महिम पंचम को श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी और ये जो है उसको बनाया मुंडी चोल मंडलम। श्रीलंका के जो विजित प्रदेश था उसको मुंडी चोल मंडलम बनाया, है ना, और राजधानी बनाया पोलन रूबा। अच्छा, ये जो राजराज प्रथम था वो शैव धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। इसका जो विस्तार है सर्वाधिक चोल साम्राज्य का विस्तार करवाया राजेंद्र प्रथम ने। इसके बाद इसने क्या किया था, पाल शासक महिपाल को पराजित किया था और गंगईकोड चोल की उपाधि धारण की और गंगईकोड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। इसमें 5 प्रकार का भूमि का वर्णन किया गया है: वेल्लनगवई, ब्रह्मदेय, शालाभोग, देवदान, तिरुनमटडकनी और पल्ली चंदनम। वेल्लनगवाई जो है गैर ब्राह्मणों को जो दिया जाता था वो है किसान स्वामी की भूमि था, और ब्रह्मदेय है जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाते थे, शालाभोग है जो विद्यालय के लिए रहता था, और देवदान जो है मंदिर को उपहार में दिया जाता था, और पल्ली चंदनम है जैन संस्थानों को दिया जाता था। अच्छा, गजनी सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि दी। अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। अच्छा, जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता किया था चोलो एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच। ठीक है, ये ध्यान रखना है पॉइंट। फिर है कि चिदम्बरम मंदिर का जो विस्तार करवाया था विक्रम चोल करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर से स्थित जो गोविंद राज की विष्णु जी की मूर्ति था उसको समुद्र में फेंकवा दिया। उसको बाद में वैष्णव जो आचार्य रामानुजाचार्य हुए उसने क्या किया कि तिरुपति के मंदिर में उनको स्थापित किया। चोल प्रशासन की बात की जाए तो इसमें उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न अधिकारी को सेरुंदरम कहा जाता था। कुछ लेखा के जो अधिकारी थे उसे उड़न कुटम कहा जाता था, जिसका अर्थ होता कि सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। ओके, ये जो संपूर्ण चोल साम्राज्य है 6 प्रांतों में विभक्त था, जिसमें प्रांत को मंडलम, मंडलम को कोट्टम, कोट्टम को नाडु, नाडु को कुर्रम कहा जाता था। ठीक है, नाडु जो थी स्थानीय सभा की नाटूर थी, नाडु की स्थानीय सभा नाटूर कहलाती थी और नगर की स्थानीय सभा नगरतार कहलाती थी। ये सब ठीक है, मेन पॉइंट है। स्थानीय स्वशासन जो है चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, उर जो है सर्वसाधारण लोगों की समिति होता था और महासभा जो है अग्रहारों और ब्राह्मणों की समिति होता था, है ना। व्यापारियों की सभा जो होती थी उसे नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर का उपज का 1/3 हुआ करता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सदस्यता अगर लेना था, सभा का सदस्यता, उसके लिए उसके पास अपना घर होना चाहिए था। वो है कि जहाँ से भू राजस्व वसूला जा रहा है उसका स्वामी होना चाहिए था। उसकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए थी और वेदों का ज्ञान होना चाहिए था, जिसके पास अच्छी प्रशासनिक मामलों की जानकारी होती थी और ईमानदार होना चाहिए था। जो अगर 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा था उसे उसमें नहीं बनाया जा सकता था उसे, और जिसने अपने और संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए, यानी कि वो बताया नहीं कि उसके पास कितना क्या है, पैसा है क्या है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता था। ठीक है, यही था। इसमें है कि मेन पॉइंट हम बता दिए आपको कि सेना का जो सबसे संगठित अंग था चोल काल में वो पदाती सेना था। चोल काल में सोने के सिक्के कलंजू कहलाते थे। जो जैंगोंदर हैं कुलोत्तुंग प्रथम के राजकवि थे, जिसने कलिंग तुपर्णी की रचना किया था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था कंबन, ओटुकट्टन और पुंगलेंदी को, और कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते थे पंप पोन रन। ठीक है, उसके बाद है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता था, है ना। और चोल काल में जो नटराज प्रतिमा है वो सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। ये सब मेन पॉइंट था। शैव संत जैसे ईशान शिव पंडित हैं, राजेंद्र गुरु के प्रथम के गुरु थे ईशान शिव, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो है पॉइंट, चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो है कावेरी पट्टनम था। एक बहुत बड़ा जो गांव था जो इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जिससे हमको चोल काल के बारे में जानकारी मिलती है, उत्तर मेरूर शिलालेख, वो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है,
चोल काल की राजधानी की बात की जाए तो रैयूर पहले थे, फिर तंजौर, फिर गंगैकोंड, फिर चोलपुरम, फिर कांची। ठीक है। अच्छा, सड़कों की देखभाल के लिए जो समिति होती थी चोल काल में, वो वगान समिति कहलाती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए अगर किसी वस्तु को किसी से लेना होता था उसके लिए धान, आधार क्या था? धान। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे, जैसे वलंजियार, नानादैसी और मणिग्रामम। एक पॉइंट है कि विष्णु के जो उपासक हुए वो अलवार कहलाए और शिव के जो उपासक हुए वो नयनार कहलाए। चलिए, इसी के साथ चोल काल समाप्त हुआ। बाकी नेक्स्ट में राष्ट्रकूट हम लोग पढ़ेंगे।